हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज 10th क्लास के एपी को देखेंगे। आइए, एपी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए, तो ये एपी जो है आपका जो 10th का ये 5वां चैप्टर है। ये 10th का जो है ना आपका 10th क्लास के यानी कि 5वां चैप्टर है। ठीक है ना, ये 5वां चैप्टर है। ये 5वां चैप्टर है 10th क्लास के एपी। ठीक है, यहाँ पे हम जो आपको बता रहे हैं वो पूरे एनसीईआरटी बुक से A to Z क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। ये नहीं कि हम सिर्फ अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो मेरा एसएफ नहीं बनेगा, भारतीय भवन नहीं बनेगा। जो आप बुक पढ़ते हैं वो सब के सब बुक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। अब जो पढ़िए उसको समझ के पढ़िए। रखने से कुछ होगा नहीं, आपसे फिर सवाल बन नहीं पाएगा। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानिएगा आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। आइए हम पहले से समझते हैं एपी के बारे में। तो ये आपका 5.1 है। आपका 5.1 आपका है। इसमें सिर्फ हमें करना क्या है, बताना है कि यह एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो एक पद ज्ञात करें, यानी कि पहला पद ज्ञात करें या इसका सारवंतर ज्ञात करें। यानी कि पद ज्ञात करना होगा और इसमें सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा। पद ज्ञात करना है और सारवंतर ज्ञात करना है और फिर बताना है कि यह एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है इसे पहचानने के लिए आइए हम आपको बताते हैं इसका कंसेप्ट कि वह एपी कैसे है और कैसे नहीं है। चलिए देखते हैं। आइए पहले हम उदाहरण पर चलते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं और समझेंगे। आइए अब हम कुछ एपी के उदाहरण को देखते हैं और मालूम करते हैं कि दी गई सूची यह एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है इसे जानने के लिए हमें मालूम करना पड़ेगा इसके बीच की दूरी के। इसके बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी मालूम करना पड़ता है। बीच की दूरी कितना है, चलिए तो यहाँ आपको करना पड़ेगा क्या कि ये मेरा मान लीजिए ये मेरा। आइए अब हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं कि यह एपी है या नहीं है तो क्यों है और क्यों नहीं है। चलिए है तो ये क्यों है। तो एपी है या नहीं है इसे पता करके क्या करना पड़ता है, हम इसके बीच के जो अंतर को निकालना पड़ता है। हर जगह बीच के अंतर, अगर बीच के अंतर समान हो तो वह एपी होगा। यानी कि बीच के यानी कि दो पदों के बीच के अंतर, यहाँ लिख लीजिए आप कि दो पदों के कितना अच्छा तो चलो बीच के अंतर समान हो। दो पदों के बीच के अंतर समान हो, नीचे लिखिए नीचे है ना। पूरी सूची में, ये नहीं कि एक जगह निकल देख लेंगे, पूरी सूची में अंतर समान होना चाहिए। पूरी सूची, ये आपका सूची हुआ यानी कि ये पूरा सूची है, पूरी सूची में। ठीक है ना, यानी कि दो पद है, यानी कि आपका ये पद है। इसके बीच के हम अंतर निकालेंगे, हर जगह का अंतर समान हो वही मेरा एपी होगा। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं पहले। तो ये इसका नाम देखेंगे हम A1 A2 A3 A4, यानी कि ये मेरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये मेरा चौथा पद है। ठीक है, ये मेरा चौथा पद है। फिर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये मेरा पद है। ठीक है, और ये और क्या करेंगे अभी हम इसके अंतर को मालूम करेंगे। अब देखिए इसका अंतर कैसे निकालते हैं। अंतर निकालने का एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं हम
सार्व अंतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसका कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से सूचित करते हैं, जिसे हम डी से सूचित करते हैं, यानी कि डी बराबर होता है मेरा A2 माइनस A1, या आप लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या आप इसको लिख सकते हैं A4 माइनस A3। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप किसी दो पद को ले सकते हैं, कोई दो लगातार पद को आप ले सकते हैं। यानी कि हमेशा क्या करते हैं, घटाने के लिए क्या करते हैं कि बाद वाला संख्या, मान लीजिए 10 के बाद 20 है, ये 20 में से 10 को घटाएंगे, 20 में से 10 को घटाएंगे, और जो मेरा जो घटाने पर जो मेरा जो आंसर आएगा वही मेरा सार्व अंतर कहलाएगा। या 30 में से 20 को घटाएंगे और जो मेरा अंतर आएगा वही मेरा सार्व अंतर होगा। या 40 में से हम 30 को घटाएंगे और मेरा जो अंतर आएगा वही मेरा सार्व अंतर होगा। समझ में आ ही रहा। चलिए बना लेते हैं फॉर्मूला पे। तो मान लेते हम यहाँ बना रहे हैं, इसका निकालना है सार्व अंतर। यहाँ मेरा डी का फॉर्मूला को बताया है, क्या लिखे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 लिखे हैं, A2 माइनस A1 लिखे हैं। तो मेरा A2 कितना है 20 है, मेरा A2 कितना है 20 है, और माइनस A1 कितना है, A1 मेरा 10 है। तो 20 में से घटेगा 10 तो मेरा आया 10। इसका सार्व अंतर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। चलिए फिर यहाँ इसको चेक कर लेते हैं, 2-3 आप चेक कर सकते हैं। तो इसको यहाँ करेंगे, ये मेरा आएगा A3 माइनस A2, यहाँ भी डी निकालना है। तो मेरा A3 कितना है, A3 मेरा 30 है, A2 मेरा कितना है 20 है, 20 है। कितना आएगा मेरा 10 आ रहा है। तो इसका लिखेंगे D बराबर A4 माइनस A3, और A4 मेरा कितना है 40 है, और माइनस A3 मेरा 30 है, कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 10। चलिए आपने अभी देखा कि हम जो D निकालना है, इसका जो सार्व अंतर को जो निकाल रहे हैं, मेरा यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 है, आपका यहाँ भी 10 है, और आपका यहाँ भी 10 है। अगर किसी सूची का सार्व अंतर समान हो वह AP कहलाएगा। सीधा लिख लीजिए एक और बात, जब किसी सूची का सार्व अंतर जिसे आप D से सूचित करते हैं, यानी कि सार्व अंतर, जब किसी सूची का सार्व अंतर यानी कि सार्व अंतर समान हो वह सूची AP कहलाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ AP। अब देख लीजिए, अब इसको चेक कर सकते हैं हर जगह यहाँ D निकाल के, यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे हर जगह मेरा सार्व अंतर 2-2 आ रहा है, इसलिए मेरा ये भी AP है, ये मेरा AP है। इस पर हम विचार करेंगे, हम 2 में से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ भी हर जगह जो है ना मेरा सार्व अंतर एक समान आ रहा है, यानी कि 1-1-1-1 आ रहा है, तो ये मेरा AP होगा। आइए अब यहाँ विचार करते हैं, हम 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, फिर 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, फिर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0-0-0 यानी कि आएगा। यहाँ भी मेरा जो है ना सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस D मेरा हर जगह समान आ रहा है, इसलिए ये मेरा AP है। अभी तो आपके मन में बात आ गया होगा कि सर आपने बताया सब AP है, तो AP कौन नहीं है। आइए इसका ध्यान देते हैं कि AP कौन नहीं होता है। इसके आइए अब हम देखते हैं कि AP या सूची जो AP कैसे नहीं है। चलिए पहले इससे विचार करते हैं। तो आपको पता है कि AP को चेक कर जांच करने के लिए उसके बीच के अंतर को हम ज्ञात करते हैं, यानी कि D निकालते हैं, उसका सार्व अंतर को निकालते हैं। चलिए हम ये आपको बताएं कि ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है, ये मेरा A5 है। इधर जो है ना ये डॉट डॉट में है,
फिर ये मेरा A1 हो जाएगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये मेरा A5 है, या हम A6 है। इस तरह से मेरा AP है, सूची है। अब पता करना है कि ये सब AP है या नहीं है। तो AP है या नहीं है इसे मालूम करने के लिए सबका मुझे D ज्ञात करना पड़ेगा। मान लीजिए हम पहला सवाल को ले रहे हैं, ये वाला इसको ले रहे हैं, तो मेरा D निकालने का फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। तो मेरा A2 मेरा 7 है, यहाँ पे 7 माइनस 5 बराबर यहाँ पे 2, यहाँ पे मेरा 2 आया, यहाँ चेक कर लेते हैं। फिर हम D निकालते हैं, A3 माइनस A2, मेरा A3 है, A3 मेरा 10 है और ये 7 है, घटाते हैं, यहाँ मेरा आएगा 3, एक पद और आगे जा रहा है, ठीक है। ये मेरा D बराबर हम लिख लेते हैं A4 माइनस A3, मेरा A4 मेरा 12 है माइनस और A3 मेरा 10 है, यहाँ कर रहे हैं तो मेरा ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये मेरा 2 आ रहा है, यहाँ पे मेरा 3 आ रहा है, यहाँ पे फिर मेरा 2 आ रहा है। बताइए आप, क्या सभी D का मेरा सभी सार्व अंतर समान है क्या? तो बोलेगा नहीं सर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और फिर यहाँ 2 है। तो जिसका सार्व अंतर समान न हो वह सूची AP नहीं होगा। वह सूची क्या होगा? AP नहीं होगा। जिस सूची के, अब जिस सूची के सार्व अंतर समान न हो, उसे, है ना, समान न हो उसे AP नहीं कहेंगे, AP नहीं कहेंगे। समझ में आ गया ना? इसका सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं कहलाएगा। आइए फिर हम देखते हैं सवाल दूसरा, यह मेरा AP नहीं है। फिर आगे देख लीजिए, ये मेरा T निकालेंगे, सबका D सिर्फ चेक करने AP है या नहीं है। आप सिर्फ D से ही मालूम कर सकते हैं कि AP है या नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है? 20 है, A1 मेरा 10 है, इसको घटाने पर मेरा 10 आ रहा है। फिर हम D निकालेंगे, A3 माइनस A2। अब मेरा A3 कितना है? मेरा 25 है और A2 मेरा कितना है? 20 है। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ 5। देखिए यहीं पे अंतर हो गया, यहाँ पे मेरा 10 आ रहा है D और यहाँ पे मेरा अंतर 5 आ रहा है। ये भी मेरा AP, ये भी मेरा AP नहीं होगा, ये भी मेरा AP नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी अंतर जो मेरा जो D है वह समान एक जैसा नहीं आ रहा है, और जब एक जैसा ना आए वह AP नहीं हो। आइए हम अब इसको देखते हैं। चलिए फिर यहाँ देख लेते हैं, इसका D निकाल के देख लीजिए। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। मेरा A2 कितना है? 7 है और 7 माइनस 3 4 आया, इसका D 4 आया, इसका D निकाल लेते हैं। फिर D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? मेरा 4 है और माइनस 7, यहाँ पे मैं माइनस मेरा पे ये मेरा 3 आ गया। चलिए एक और यहीं से हो गया, यहाँ पे मेरा 4 आ रहा है, यहाँ पे मेरा माइनस 3 आ रहा है, यानी कि सार्व अंतर अलग अलग आ रहा है। जब सार्व अंतर अलग अलग आए तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब सार्व अंतर अलग अलग आए तो वह AP नहीं कहलाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया कि AP कौन होगा और कौन नहीं होगा। ठीक, इतना आपने समझ में आ गया कि AP कौन होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे पद निकालने का। आइए अब हम लोग प्रश्नावली को हल करें। 5.1 को हल करते हैं। यह कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। आपके सामने यहाँ 4 सवाल दिया है और आपको उस सवाल को पढ़ने के बाद बताना है और बनाने के बाद बताना है कि यह जो सूची प्राप्त होगा वह सूची मेरा AP है या नहीं है। उस AP को बताना सिर्फ क्या है तो क्यों है, वह कह रहा है ना AP है और क्यों।
तो एपी है तो वह क्यों है वो आपको बताना है। चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ सवाल कर रहा है कि मान लीजिए हम परसौनी से सीतामढ़ी जाना है। परसौनी से सीतामढ़ी जाना है। तो ये मेरा 15 किलोमीटर टोटल है, जिसमें से हम यहां से जैसे 1 किलोमीटर जाएंगे तो पैसा लेगा 1 किलोमीटर का 15 रुपया। इसके आगे हम जितना आगे बढ़ेंगे ये मेरा 8 प्लस होगा। मान लीजिए यहां से ये 1 किलोमीटर पर है, यहाँ मेरा दूसरा किलोमीटर है, यहाँ मेरा 3 पुर रहा है, यहाँ मेरा 4 पुर रहा है, यहाँ मेरा 5 पुर रहा है, यहाँ मेरा 6 पुर रहा है और इस तरह से हम जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ मेरा 7वां किलोमीटर, ये मेरा 8वां किलोमीटर, यानी कि इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो इससे जो सूची प्राप्त होगा वह एपी होगा या नहीं होगा वह बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये मेरा, हम यहाँ से यहाँ पहुंचे, ये मेरा 15 रुपया, इसका देना पड़ेगा 15 रुपया। अगर हमको यहाँ न करेंगे, हम मान लीजिए हमको यहाँ जाना है तो ये 15 मेरा ये और ये मेरा 8, हर जगह क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। 8 क्या हो रहा है, इसके बदले हमको 8 रुपया देना है, इसके बदले मुझे 8 रुपया देना है। यानी कि यहाँ से यहाँ के भाड़ा 15 रुपया और प्रत्येक 1 किलोमीटर के भाड़ा यानी कि 8 प्लस करना है। मान लीजिए अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो मुझे ये 15 और प्लस 8 कितना आ जाएगा, ये मेरा 23 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम जाते हैं तो 23 और 8 मेरा 31 हो जाएगा। ठीक है, 23 8 3 11, 31 हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर यहाँ हम पहुंचते हैं, अगर यहाँ जा रहे हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 39। फिर मान लीजिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पहुंच रहे हैं, यानी कि हर बार क्या होगा कि 8 प्लस हो जाएगा। 8 क्या हो रहा है, मेरा 8 प्लस हो रहा है। चलिए ये मेरा 47, यानी कि इस तरह से आप, है ना, मेरा 8 प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा सूची प्राप्त हुआ और आपसे मैं पूछूं कि ये मेरा एपी है या नहीं है, तो क्या करते हैं, एपी हुआ कि नहीं, तो हमको डी निकालते हैं। और इसका जब डी निकालेंगे तो हम सब में हम 8 जोड़े हैं तो घटाएंगे तो मेरा 8 ना आएगा, घटाएंगे तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, इसको हम इसे माइनस करेंगे, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो मेरा 8 आएगा, इससे ये घटाएंगे 8 आएगा। यानी कि हर बार मेरा जो है ना सार्वंतर समान आएगा। इसलिए यह जो मेरा पहला सवाल है यह एपी होगा। एपी क्यों, तो कह देंगे कि इसका सार्वंतर हमेशा 8 आ रहा है। सार्वंतर कितना आ रहा है, हमेशा 8 आ रहा है। इसलिए दी गई जो सूची है वह मेरा एपी होगा। अब क्यों देख लीजिए, ये जो मेरा पद आया है ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 हुआ, ये मेरा A3 हुआ, ये मेरा A4 है, ये मेरा A5। इस तरह से मेरा ये सूची प्राप्त हो रहा है। आइए इसका हम डी निकालते हैं। जब डी निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला बताया गया है कि A2 माइनस A1, ऐसे A2 करेंगे कि क्या आएगा, मेरा 23 माइनस 15 मेरा आ जाएगा यहाँ पे 8। मान लीजिए यहाँ निकालना है, इसका अगर निकालते हैं फिर डी निकालते इसका तो मेरा आ जाएगा A3 माइनस A2, इसका A3 मेरा 31 है और A2 मेरा 23 है। यहाँ भी मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। मान लीजिए एक और इसका निकालते हैं, इसका निकाल लेते हैं, फिर डी निकालना है, यानी कि मेरा होगा A4 माइनस A3। A4 मेरा 39 है और A3 मेरा 31 है, और इसको घटाएंगे तो फिर 8 आएगा। मतलब यहाँ भी निकालना है, फिर डी निकालना है। यानी कि आप देख रहे हैं ना, आप निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं कि प्रत्येक बार क्या आ रहा है, मेरा डी एक समान आ रहा है। जब मेरा डी एक समान आए तो वह एपी होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये एपी के बारे में, एपी होता कैसे है। तो सिर्फ हम डी निकालते हैं, अगर डी आपका समान अगर आ गया तो समझिए आपका एपी वो है। आइए हम लोग अब प्रश्नावली 5.1 के
एक के सवाल नंबर 2 को बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए से बाहर निकाल देता है तो उसमें है क्या, उसमें पूरा जो है उसका पूरा जो आयतन होगा वह मेरा V होगा, यानी कि जो मेरा V होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो फिर मेरा A2 क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं A2 मेरा क्या आएगा, मेरा A2 आ जाएगा V माइनस V/4, V/4। चलिए अब बटा निकालने से हम घटाव कर लेते हैं, इसका लघुत्तम आ जाएगा 4, 4 से 4 में लगाएंगे तो कितना, 4 मरतबे, यहाँ मेरा आ जाएगा 4V और माइनस के V बराबर आ जाएगा मेरा 3V/4। ये मेरा A2 हो गया। और फिर हम A3 भी याद कर लेते हैं, A3। चलिए तो A3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा 3V/4 और माइनस 3V/4 गुने 1/4, 1/4। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो ये क्या, पहले गुना कर लेते हैं, 3V/4 माइनस गुना इसको कर लीजिए, 3V गुने 1, तो यहाँ पे 3V होगा और 4 चुका ये मेरा 16 हो गया। चलिए इसको हम यहाँ पर लाते हैं पहले। तो इसका लघुत्तम मेरा कितना आ जाएगा, इसका मेरा लघुत्तम आएगा 16, 16 आ गया। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 मरतबे, तो 4 से 12V माइनस 3V। चलिए 3V तो मेरा कितना बच जाएगा, 12V में से 3V घट जाएगा तो मेरा बच जाएगा 9V/16। ये मेरा A3 हो गया। अब हमको A1, A2 और A3 मालूम हो गया, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह AP है या नहीं है। तो AP के लिए क्या होता है, तो मेरा एक आ गया A1 हो गया मेरा, एक मेरा निकला है V, एक मेरा निकला है 3V/4, एक मेरा निकला है 9V ना है 9V/16। अब ये AP और इस तरह से चलता रहेगा डॉट में। चलिए ये मेरा AP है या नहीं है, तो क्या करते हैं AP है या नहीं है, इसके लिए हमको D निकालना पड़ता है। चलिए D निकाल लेते हैं। तो ये मेरा हो गया A1, ये मेरा A2 है और ये मेरा A3 है। हम इसको D निकाल लेते हैं। तो D फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मेरा A2 कितना है 3V/4 माइनस के V, ये बटा घटाव बन गया। तो 4 एक लघुत्तम 4, 4 से 1 मरतबे, ये मेरा क्या आएगा 3V और माइनस के, और 1 से 4 मरतबे, तो 4 1 के 4 मरतबे, और ये मेरा 4 4V आ रहा है मेरा। अच्छा घटा लीजिए 3V में से, और क्या करना है 4 भी घटाना है, क्या आएगा माइनस के V/4, एक ये आएगा। चलिए फिर यहाँ एक और निकाल लेते हैं D, एक D फिर निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं A3 माइनस A2, यहाँ पे A3 मेरा कितना है 9V माइनस के 3V/4, 9 कितना है मेरा 9V/16 नहीं, यहाँ पे है 16, और माइनस के क्या कितना मेरा ये A2 में कितना है 3V/4। अब ये क्या बन रहा है, बटा पर घटाव बन रहा है। इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका मेरा लघुत्तम आ जाएगा 16, और 16 का 16, तो यहाँ पे 9V और माइनस 4 चुका 16, तो 4 तिहाई 12, 12V। चलिए घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 3V/16। अब देख लीजिए, अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ मेरा D निकला है, एक मेरा D कहाँ है बाबू, हाँ एक D मेरा आया है यहाँ पे -V/4, और एक D आया है -3V/16। क्या ये दोनों समान है, तो आप बोले सर नहीं, जब समान नहीं है तो यह AP नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। यह जो 2 नंबर सवाल है यह AP नहीं है, क्योंकि इसका जो सूची का जो D है वह समान नहीं है। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखें। यहाँ कह रहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर है खुदाई का लागत 150 रुपया है, और बाद में वह उसके बाद जितना मीटर खनता है उसका अलग से 50 रुपया वह बढ़ता चला जाता है। चलिए जी, तब दी गई, इससे जो हमको प्राप्त सूची होगा वह एपी है या नहीं है वह मालूम करना है, यह एपी है या नहीं है। चलिए जी, तो मान लीजिए ये मेरा कुआं है, तो कह रहा है कि यहां से मान लेते हैं, क्या बोला है 1 मीटर, मान लीजिए मेरा यहां से यहां तक ये मेरा 1 मीटर हुआ, तो कोई लेबर इसको यहां से यहां तक खोदेगा, खोदने का काम करेगा, तो इसका पैसा कितना लेगा 150 रुपया लेगा। और इसके बाद जो आगे बढ़ेगा उसका वो मान लीजिए 50 रुपये, उसका क्या होगा 50 रुपया वो प्लस होता चला जाएगा, यानी कि 50 रुपया वह प्रत्येक मीटर लागत का वह लेगा। प्रत्येक मीटर लागत कितना लेगा वह 50 रुपया वह अधिक लेगा। ठीक है, तो बताइए इस तरह की जो सूची, इससे हमको सूची जो प्राप्त होगा वह एपी होगा या नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। तो देख रहे हैं ना कि वो प्रथम, मान लीजिए हमको यहाँ यानी कि गड्ढा खोदना है, तो 1 मीटर शुरुआती के 1 मीटर वो गड्ढा खोदेगा, तो उसके लेगा उसके बदला लेगा वह 150 रुपया, और उसके बाद फिर खोदेगा 1 मीटर तो वह लेगा 50, फिर खरीदेगा 1 मीटर उसका 50, इस तरह से वह 50 रुपया वहाँ प्रत्येक खुदाई का वो उसमें प्लस होता जाएगा। तो इससे जो प्राप्त होगा सूची वह मेरा एपी होगा या नहीं होगा, देख लीजिए। तो मेरा ये हो गया मेरा A1, ये मेरा हो जाएगा A2, यानी ये मेरा हो जाएगा A3, यानी प्लस करने के बाद आइए, तो मेरा पहला ये एक मेरा हो गया A1, और फिर 1 मीटर का, और दूसरे मीटर में आएंगे तो मेरा 50 बढ़ जाएगा ना। तो ये मान लीजिए हम खोदेंगे 2 मीटर, तो मेरा कितना आ जाएगा 200 रुपया, यानी कि प्रथम मीटर का मेरा 150 और फिर 50 यानी कि 200। एक और खोदेंगे तो कितना आ जाएगा 250। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा यानी कि 300, फिर आगे कितना हो जाएगा इसका 350। इस तरह से यह बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक बार क्या बढ़ रहा है 50 रुपया उसका आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यह एक सूची प्राप्त हुआ, और बताना है कि जिससे यह सूची प्राप्त होता है यह एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है, इसके लिए क्या आप करते हैं, आप डी निकालते हैं। चलिए डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, ये मेरा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया आपका A3, ये आपका हो गया A4, ये हो गया आपका A5। तो ये एपी है या नहीं है, इसके लिए क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। मेरा A2 कितना है, ये मेरा A2 200, A1 कितना है 150, कितना आएगा मेरा डी तो 50। एक और निकाल दीजिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 250, 250, यानी कि आप निकालिए हर बार 50 ही आएगा। और जब डी समान हो यानी कि सार अंतर जब समान होगा तो वह एपी होगा। तो इसलिए यह दी गई जो सूची है, यानी कि इस सवाल का दी गई जो सूची है यह एपी है। दी गई सूची एपी है, क्योंकि हमेशा डी समान आ रहा है, हमेशा डी क्या आ रहा है समान आ रहा है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आइए अब हम लोग सवाल नंबर 4 पढ़े। यहाँ कह रहा है खाता में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि आइए अब हम लोग चौथा सवाल पढ़े। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपया राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपके अकाउंट में 10,000 रुपया जमा है, और वह प्रत्येक वर्ष बैंक आपको 8% ब्याज दे रही है। तो वह 1 वर्ष के बाद कितना होगा, 2 वर्ष के बाद कितना होगा, 3 वर्ष के बाद कितना होगा, और बाद कितना होगा, और वो पैसे का जो सूची होगा, एक पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का जो संख्या आपका होगा,
वह एपी है या नहीं है, वही बताना है आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त जो आपका मूलधन होगा, मिश्रण होगा, वह एपी होगा या नहीं होगा। ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, मिश्रण मालूम करना पड़ेगा कि 1 वर्ष बाद चक्रवृद्धि करा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तो मिश्रण बराबर क्या होता है आपका, हो जाता है मूलधन गुनी 1 प्लस आर वाई 100 पावर टी। चलिए, मेरा मूलधन कितना है, मेरा मूलधन है 10,000 रुपया, और 10,000 के 8% पर मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है कितना होगा वो देख लेते हैं। तो 1 प्लस 8% है 100 पर लिए। टाइम कितना है, एक प्रथम वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष पर कितना हो गया, ये मेरा हुआ 10,000 गुना में। चलिए इसका कर लीजिए आप बटा पर के जोड़ निकाल लीजिए, तो ये मेरा 100 हो गया, 100 मरतबे ये आपका 100 और प्लस के कितना 8, टाइम कितना है 1 वर्ष। चलिए 10,000 गुना 108 बटे 100, टाइम कितना है 1 वर्ष के लिए। आइए, तो आपका आ गया आपका मूलधन 108 बटे में 100, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो ये कितना आ गया आपका 100 गुने 108 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 10 2 जीरो आप डाल सकते हैं, गुना कर लीजिएगा, ये रहा। 1 वर्ष के बाद आपका 10,000 रुपया 10,800 बन जाएगा। चलिए फिर इसी को बात करते हैं हम, द्वितीय वर्ष में मेरा पैसा कितना हो जाएगा, फिर इसको निकालते हैं मिश्रण बराबर, फिर इसका निकालते हैं कि 2 वर्ष बाद मेरा पैसा जब बैंक देगी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसका ब्याज मेरा मिलेगा ना। चलिए, तो मिश्रधन, मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये 10,800 का क्या आप फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर बाई 100 दूसरे वर्ष, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यानी कि 2 वर्ष। द्वितीय वर्ष मेरा पैसा कितना हो जाएगा, ठीक ना, तो मेरा द्वितीय वर्ष मेरा पैसा कितना हो जाएगा, ये रहा द्वितीय वर्ष पैसा, तो ये रहा आपका, ये द्वितीय में चाहिएगा तो फिर इसका 1 वर्ष का और निकाल सकते हैं, एक भी लीजिएगा फिर भी आपसे वहां से भी आपका बन जाएगा, ठीक है ना, उसमें प्लस कर सकते हैं, या आप 2 वर्ष के निकालिएगा। अगर डायरेक्ट 2 वर्ष के निकालते हैं तो यहाँ आपको 800 न दे के आपको 10,000 ही देना पड़ेगा। अगर आप 1 वर्ष में तो वहाँ दे सकते हैं आप 2 वर्ष। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरा रहेगा ऐसे 10,000 गुने 1 प्लस 800 का 2, यहाँ देख लीजिए गुने, इसको करेंगे तो कितना पूरा वहाँ निकालने किया है, किलोमीटर मेरा कितना आ रहा है इसका 108 बटे 100, इसका पावर कितना है 2 है। चलिए तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 108 बटे 100 गुने 108 बटे 100। आइए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ हम गुना का काट देते हैं, ये 0 से ये कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, फिर यहाँ से हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, और यहाँ से मेरा ये भी कैंसिल मेरा हो जा रहा है, यानी कि ये पूरे कैंसिल हो गया। आपका बच गया कितना, ये आ गया आपका 108 गुने 108, 108 गुने 108 का गुणनफल आपका हो जा रहा है 11,664। ये आपका 2 वर्ष बाद इतना पैसा पूछ जाएगा। चलिए फिर 3 वर्ष और होगा तो कितना वर्ष पूरेगा, एक और हम निकाल लेते हैं। चलिए तो तीसरा वर्ष में यहाँ निकाल रहे हैं, 3rd वर्ष में कितना मेरा पैसा पूरेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आपको बता रहे गुना करके। ये मेरा 10 वर्ष 10,000 गुने यहाँ 3 वर्ष के हैं, डायरेक्ट 3 बार लिख देते हैं, 108 गुने 108 गुने 108, और सब में आप 100 लगा दीजिए। क्या कर देंगे हम, सब में बट्टे में क्या कर दिए हम 100 लगा दिए। यहाँ देख रहे हैं ना 108 का 200 है, यहाँ भी आप जब देखिए 3 बार, यहाँ का 3 को 100 आप लगा सकते हैं।
अगर समझ में ना आए चलिए पूरा बना ही देते हैं आपको, कहीं आपको समझ में ना आए। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा सो देख लीजिए। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज मेरा देखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन गुने 1+r/100। 3 वर्ष बोल रहे हैं ना, तो यहाँ आप लगा दीजिए 3 टाइम जो होता है, यानी कि यहाँ कर लीजिए t। मेरा मूलधन कितना है 10,000 गुने 1 और क्या परसेंट है 8 है, 8 बटा में कितना आएगा 100, पावर कितना है 3। 10,000 गुने, चलिए इसका आप लघुत्तम निकालिएगा, मतलब इसका 100 आ गया, करेंगे तो कितना आएगा पूरा, क्रिया कर लीजिए, क्रिया करने के बाद आपका 108 ही बन जाता है, 108 का पावर 3। ये देख लीजिए 10,000 गुने, इसको 3 बार लिख लीजिए, 3 है पावर इसका, तो 108/100, 108/100 और फिर 108/100। आइए तो ये खत्म, फिर यहाँ से ये काट दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, ये मेरा एक का कोई वैल्यू नहीं, ये का कोई वैल्यू नहीं हुआ। चलिए मेरे पास कितना बच गया 108 गुने 108 गुने 108 और बटा में 100, कितना इससे गुना कितना आ रहा है, गुना करने पे मेरा आ रहा है 12 89 7 12 आ रहा है और बटा में 100 होगा। आप रूल्स पढ़िएगा, जब किसी हम 100 से भाग करते हैं तो उधर से 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव आ जाएगा, इधर से 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, मैं कितना हो जाएगा दशमलव, आपका इससे भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी कि आपका आ गया 12,597 दशमलव 12 1 2 आएगा, 12,597 रुपया आपका 12 पैसा हो जाएगा। चलिए तो आपका प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं, आपको यहाँ दिखाई देगा आपका प्रथम वर्ष का ब्याज कितना आया था, यानी कि 10,800 10,800। द्वितीय वर्ष में आए थे, मेरा ब्याज बना था 11,664। हम तृतीय 3 वर्ष के बाद निकाले थे, अब मेरा आ गया 12,000, देख लीजिए कहाँ है 12,597, ये रहा दशमलव कर सकते हैं और 12 पैसा भी है, ये रहा। ये प्रत्येक वर्ष ये पैसा बढ़ रहा है, तो अगर मान लीजिए हम डी निकालेंगे तो क्या मेरा डी समान आएगा, समान डी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं इसे, यानी कि डी बराबर आप चेक कर सकते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1 चेक कीजिएगा, यानी कि डी इसका समान नहीं आएगा, इसलिए जो मिश्रधन का जो ब्याज होता है वह AP, इससे जो सूची प्राप्त होगा, इससे मेरा जो सूची प्राप्त हुआ है, इससे मेरा जो सूची प्राप्त हुआ है, यह सूची AP नहीं होगा। आइए अब हम लोग 5.1 के सवाल नंबर 2 को पढ़ें। यहाँ कह रहा है कि दी हुई AP के 4 पद लिखिए, और 4 पद लिखने के लिए आपको A भी दे रखा है और D भी दे रखा है। आपको लिखना क्या है 4 पद, यानी कहने का अर्थ यह हुआ A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है। ये तो आपका A1 A2 A3 A4 लिखना है, और इसको लिखने के लिए आपको A भी दिया है और D भी दे रखा पहले से। आइए तो आप तो जानते हैं कि जो प्रथम पद जो होता है वही आपका A होता है। यहाँ पे तो ये मेरा A बराबर 10 है, ये मेरा तो 10 तो मेरा प्राप्त हो गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, और A2 ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एक बेसिक रूल्स होता है, यानी कि AP के व्यापक रूप। चलिए AP के व्यापक रूप, ठीक है, इसको देख लेते हैं। AP के व्यापक रूप को क्या होता है, लिख लीजिए A1 बराबर होता है A, A2 बराबर होता है
ए प्लस डी, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A4 बराबर होता है A प्लस 3D। यानी कि आप जितना लिख रहे हैं ना इससे ये कम। मान लीजिए यहाँ लिख दिए A20 बराबर, तो क्या कर देंगे A प्लस इससे ये कम कर दीजिए यानी कि 19D। और मान लीजिए हम यहाँ ये लिखे ना हम कर दिए कि A, चलिए 100 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस से ये कम कर दीजिए 99D लीजिए। अब यहाँ लिख रहे हैं कि AN बराबर क्या होगा, यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं, तो ये आप क्या लिख रहे हैं कि जितना ये संख्या है ना इससे ये कम वहाँ लिखते हैं, तो जितना ये इससे कम कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं A प्लस इंटू इससे एक कम, इससे एक कम यानी किससे कम, तो N से कम। कितना कम, तो एक कम। तो गुणे क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए गुना में आपका सब संख्या है और गुणे में D हो गया। यही होता है एपी का व्यापक रूप। और इसी फार्मूला से आपका लगभग 5.1 और 5.2 के लगभग सवाल बन जाएंगे। लगभग सवाल आपको इसी फार्मूला से बन जाएंगे। और शायद ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा और आपको व्यापक रूप भी समझ में आ गया होगा। और ये कहाँ से आया भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बोले कि एन बराबर क्या होता है। मैं बता दें पहले कि इससे एक कम, तो ए प्लस है ना, इससे एक कम, किससे कम, तो एन से कम कह रहा है ना, तो एन से कितना कम, तो एक कम, तो एक कम कर दिए। अब गुने में कितना, तो गुने में डी। यही तो आपका एपी का फॉर्मूला है स्टार्टिंग का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये समझ में गया तो ये आपको एक समझ में आ गया। देखिए अब ये आसानी से पूरा बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है। चलिए अब व्यापक रूप की बात करते हैं। तो ये तो मैंने निकाल लिया, यानी कि हमको निकालना था A1 बराबर, तो क्या होता है ए, ये यही ना है, ये हमको दे रखा है। अब हमको A2 निकालना है, ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है A2 बराबर ए प्लस डी। बताइए ए प्लस ए प्लस डी। यहाँ पे देखिए ये कितना मेरा है, तो ये तो मेरा 10 है सर। अब फिर क्या करा डी, और डी कितना दिया है 10 है, तो ए कितना हो जाएगा 10 10 20। आपका ये कितना A2 कितना हो गया, आपका ये 20 हो गया। कि सर अब A3 निकालना है, तो देखिए A3 में क्या होता है A प्लस 2D। आपको तो बताया था ना A प्लस 2D। चलिए हम पहले लिख देते हैं आपको। A1 बराबर क्या होता है A2 बराबर क्या लिखता है A प्लस डी। A3 बराबर क्या बताया है A प्लस 2D। A4 बराबर कितना है A प्लस 3D। और A5 बराबर A प्लस 4D। या लिख देंगे एन बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस n-1 गुने में D। यहाँ क्या करा A3 बराबर, सब कुछ यही है आपका। तो यहाँ पे A3 तो क्या होता है A 10, तो 10 प्लस और 2 है 2 2D, यानी कि D क्या है गुना में है, तो गुना। और D का वैल्यू कितना है मेरा 10 है, तो 10 कर दीजिए। तो 10 प्लस 10 गुना 20 30। A3 कितना आ गया मेरा 30 आ गया। A4 निकालना है, आइए फिर हम A4 भी देख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला A प्लस 3D। ये कितना दिया है, ये मेरा 10 है और प्लस 3 गुने D कितना है 10 है, ये 10 लिख लीजिए। तो 10 प्लस 10 तिहाई 30, ये 40। चलिए आपका ये 40 हो गया। तो यही हुआ आपका 4 पद। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको ए दे दिया, दे रखा होगा और डी दिया रहेगा, तो आप आसानी से इसका 4 पद 10 पद 20 पद जितना पद निकालना हो आप आसानी से इस तरह से इस फार्मूला पर आप आसानी से अनगिनत पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 फिर वही करना है, इसका भी 4 पद ज्ञात करना है। और 4 पद ज्ञात करने के लिए आपको ए भी दिया है और डी भी दिया है। चलिए फिर फॉर्मूला वही लागू होगा। चलिए तो क्या होता है A1 बराबर क्या होता है A, और A कितना है मेरा यहाँ पे ये बना रहे हैं, तो माइनस से 2, ये आपका बन गया। चलिए दूसरा पद निकालते हैं। A2 बराबर क्या लिखे A प्लस डी। A कितना दे रखा है माइनस के 2 अब प्लस डी कितना है 0। आइए -2 प्लस 0 कितना आएगा माइनस के 2 आएगा। ये आपका बन गया। चलिए फिर हम निकालना है A3 निकालना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D होगा। ये कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है माइनस के 2
अब प्लस 2 गुने डी कितना है 0 है आपका, 0 माइनस के 2 और कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 गुने 0 0, इसमें जो प्लस करेंगे फिर वही है माइनस के 2 हो जाएगा। चलिए ये 4 निकालेंगे, ये प्लस 3d, ये है माइनस के 2 और प्लस 3 गुने डी मेरा 0 है, 0 कर दीजिए, माइनस के 2 प्लस फिर यहाँ पे 0 आ गया और ये में कितना गया माइनस के 2, ये हो गया आपका हर बार कितना रहा माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2। ये आपका 4 पद होगा। 4 पद क्या आप अनियत पद भी इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। चलिए इसका हम पद कैसे मालूम करेंगे 4 पद, फिर वही फार्मूला, आपका ये फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए और याद हो भी गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए फिर कह रहा है कि a बराबर 4 और d बराबर -3 दे दिया है, तो आप इसका 4 पद लिखिए। तो 4 पद लिखने का बस वही फार्मूला, a1 लिखिए, a2 लिखिए, a4 लिखिए, सब आसानी से बना सकते हैं आप। यहाँ देखिए a1 बराबर होता है मेरा a और a कितना दिया है, ये बना रहा है, ये मेरा है 4, ये बन गया आपका एक पद निकल गया। चलिए फिर दूसरा निकालते हैं, a2 निकालते हैं। a2 बराबर होता है a प्लस d, a मेरा कितना दिया है 4 और d कितना है माइनस के 3 है, डबल चिन्ह कोष्टक लगा दीजिएगा। आइए क्या देख लीजिए, बना लीजिए। तो मेरे पास देखिए 4 है और फिर कर्ज कितना है वो 3 है, तो मान लीजिए 3 दे दिए तो मेरे पास कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1 बच जाएगा आपका। चलिए आपका a2 भी निकल गया। अब a3 निकाल देते हैं, a3 निकालना है, a1 a3। चलिए तो इसका सूत्र होता है a प्लस 2d, ये मेरे पास कितना है 4 है प्लस 2 गुने और d कितना है माइनस के 3 है। चलिए तो ये देख लीजिए प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 दूना 6, माइनस के ये मेरा 6 आ जाएगा और प्लस माइनस क्या 4 और माइनस के 6 और माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये फिर आप यहाँ निकाल लीजिए, क्या आएगा a प्लस 3d, ये मेरा 4 है और प्लस 3 गुने मेरा d कितना आ रहा है, मेरा d माइनस के 3 है, तो 4 प्लस 3 तिहाई माइनस के 9 हो जाएगा आपका। चलिए कितना माइनस के 5 आ गया, समझ आ रहा है आपको। तो आपका a1 बराबर है 4, a2 बराबर 1, a3 बराबर माइनस के 2 और a4 बराबर माइनस के 5। यही सूची आपको ज्ञात करना था, लिख लीजिए सूची, ऐसे लिख सकते हैं 4 1 माइनस के 2 माइनस के 5, इसका सार मतलब 3। देख रहे हैं डी आपको 3 दिया ना, तो इसको बनाइएगा जो आपको स्टार्टिंग बताया गया था, इसका अंतर समान होता है। इसका निकाल के देखिए, हमेशा आपको -3 क्योंकि यहाँ पे डी तो दे रखा पहले से -3, आपको यही 4 पद लिखना है, तो आप कोई सब के सब बन जाएगा। उम्मीद है कि चलिए बना ही दे। आइए हम लोग देखिए चौथा सवाल पे, यहाँ भी क्या करना है मुझे, इसका भी 4 पद निकालना है, सब कहेंगे सबका 4 पद हम निकालना है। आइए हम सवाल नंबर अब 4 को देखते हैं। यहाँ भी निकालना है 4 पद, तो पहला पद निकालना है, क्या होता है ए बराबर ए होता है और आपको ए दे रखा है, ये कितना है -1 दे रखा है। चलिए आपका एक पद तो निकल गया, दूसरा पद निकालना है, जोड़ा क्या होता है a2 बराबर होता है a प्लस d और a है -1 और d मेरा है 1/2। ये क्या बन गया, बटा पर के आपका जोड़ बन रहा है, बटा पर के आपका जोड़ बन रहा है। तो लघुत्तम निकालेंगे, ये मेरा 2 आएगा, 1 से भाग 2 मरतबे, तो -2 और +1 मेरा माइनस के 1/2 आएगा, निकल गया। चलिए अब a3 निकालना है, तीसरा पद को निकालना है। क्या होता है समझ, a प्लस 2d होता है, a है -1 और प्लस 2 गुने d मेरा है 1/2, तो माइनस के 1 प्लस और 2 1 आए 2, ये पूरा आ जाएगा आपका 2 1 आ जाएगा डायरेक्ट, 1 आ जाएगा, तो -1 और +1 क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ऐसे कर दीजिए, गुना कीजिएगा, ये 1 आएगा, 1 जोड़ दीजिएगा 0 हो जाएगा।
100 बराबर एक सौ बराबर a+3d होता है। चलिए यहाँ देख लीजिए, a मेरा -1 है और प्लस ये 3 गुने ये मेरा d कितना है, देख लीजिए d आपका 1/2 है, 1/2 है। तो -1 और ये प्लस कीजिएगा 3 और बटा में 2, इसको हम निकालेंगे बटा पर के जोड़ निकालेंगे। ये आपका लघुत्तम आ जाएगा 2, 1 से भाग करेंगे 2 मरतबे और 2 से गुना करेंगे माइनस के 2 आएगा, -2 और प्लस से ये मेरा हो गया 3, तो ये आ जाएगा, बचेगा 1/2, ये आपका हो गया 1/2, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा a1 कितना हो गया, या देखिए आपका a1 हो गया -1, a2 कितना हो गया -1/2, a3 कितना हो गया, a3 आपका 0 हो गया, चलिए 0 हो गया। a4 कितना आपका है, a4 आपका 1/2 हो गया, है ना। तो आइए हम लोग अब ये समझ में आ गया। चलिए अब ये हम चौथा बना लेते हैं, सॉरी 5वां बना रहे हैं। 5वां में क्या है, फिर वही है, हमको 4 पद निकालना है और 4 पद निकालने का फार्मूला आप वही फार्मूला आपका है। सब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से आप खुद से भी निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं। आइए a1 बराबर क्या होता है, a होता है आपका a कितना है, यहाँ पे a है 1.25, है ना, 1.25 है। चलिए a1 निकल गया, a2 निकालते हैं, a+d यानी कि 1.25 प्लस के d, आपका d कितना दिया है -0.25 दिया है। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे घटाना है आपको, इसको घटाना है। देखिए आपके घटाने के लिए क्या करेंगे हम, आप तो मौखिक रूप से घटा सकते हैं या लिखित। मौखिक देख लीजिए, आपके पास 1 रुपया 25 पैसा है, प्लस में है, ये प्लस देख रहे हैं ना, प्लस में है। आपके पास 1 रुपया 25 पैसा है और किसी व्यक्ति को देना कितना है, 25 पैसा देना है। मान इसको आप 25 पैसा दे दिए तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास पूरा के पूरा यानी कि 1 रुपया बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा। चलिए इसको बता रहे देखते हैं, 1.25 माइनस से कर लेंगे 0.25, देख लीजिए ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1.00 आपका a2 हो गया। चलिए हम a3 निकाल लेते हैं, तो होता a + 2d, मेरा a ये कितना है, ये देख लीजिए, ये आपका 1.25 प्लस 2 गुने और मेरा d दिया है माइनस के 0.25। तो मान लीजिए ये आपका ये है, तो गुना करना है। आपके पास कर्ज कितना है 0.25 यानी कि 25 पैसे का कर्ज है, और ये 25 पैसे का कर्ज कितने के पास, 2 आदमी के पास आपका, यानी कि 2 आदमी का कर्ज आपके पास 25 पैसे का है। देख रहे हैं, 2 आदमी, 2 दुकानदार से आपने कर्ज ले रखा है 25 पैसे का, तो दोनों कर्ज आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास दोनों कर्ज हो जाएगा 50 पैसे का। दोनों का गुना, दोनों का एक जगह कर लीजिएगा तो दोनों कर्ज आपके पास कितना हो जाएगा, 50 पैसे का कर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये कर लीजिए। अब देख लीजिए, अब ये पहले चिन्ह क्रिया होता है, चिन्ह के कर लीजिए चिन्ह क्रिया। तो 1.25 प्लस माइनस आपका माइनस है और 0.0 घटा दीजिए इसको। अब देख लीजिए मेरे पास 1 रुपया 25 पैसा है और घटाना कितना है 50 पैसा को घटाना है, तो कितना बच जाएगा मेरे पास 75 पैसा बच जाएगा, यानी कि 0.25 बच जाएगा। अब हम A4 यहाँ से ऐसे मौखिक रूप से भी निकाल सकते हैं या लिखित के लिए तो घटा लीजिए। चलिए हम A4 यहाँ पे आपको निकाल दे रहे हैं। A4 में क्या कह रहा है, वही a + 3d हो गया। ये आपको दे रखा है 1.25 प्लस 3 गुने और d कितना है आपका 0.25 दे रखा है। चलिए
फिर वही बात, मान लीजिए ये आपका सॉरी ये माइनस में है, कर्ज है आपका ऋणात्मक संख्या। मान लीजिए 25 पैसे आपका जो है ना आपके ऊपर 3 आदमी का कर्ज है, तो तीनों आदमी का कर्ज मिला के आपके पास वो कर्ज कितने का हो जाएगा, तो आपके पास वो तीनों आदमी कर्ज मिला के हो जाएगा 75 पैसे का कर्ज हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अब 1.25 और प्लस चिन्ह की क्रिया कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस है 0.25। चलिए अब मेरे पास पैसा, मेरे पास कुल पैसा कितना है, 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा किसी को देना है। अब उसको आप दे दीजिए, क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा 50 पैसा आपके पास बच जाएगा, है ना। आपके पास 50 पैसा यानी कि 0.50 आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। तो आपका A1 हो गया, आपका A1 हो गया, ये A2 कहता निकाले हैं आप, A2 निकाले हैं 1.00, A3 का यहाँ निकला है आपका 0.5, आपका A4 कितना निकल गया 0. यानी कि 1.25 रुपया, 1 रुपया 75 पैसा 50 पैसा। हर बार क्या हो रहा है आपका 25 पैसा आपका कम होते जा रहा है, यानी कि डी कितना आपका 25 है। हर बार कितना माइनस हो रहा है, -25 आपका हर बार, यानी कि -25 पैसा, यानी कि 0.25 हमेशा कम होते जा रहा है। ठीक है, ये आपका 4 पद निकला। ठीक है, आपका ये 5.1 के दूसरा के चारों क्वेश्चन अब अभी पांचों क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।